जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे किस प्रकार से भारतीय संविधान में जो है विदेशी स्रोतों को लाया गया, यानी दुनिया के जो है 60 देशों को अवलोकन करने के पश्चात जो है भारत का संविधान बना था। ये क्वेश्चन जो है कभी आ सकता है कि भारतीय संविधान जब बन रहा था तो कितने देश के संविधान को जो है संविधान निर्माताओं ने अवलोकित किया, उसके पश्चात जो है जो अच्छे अच्छे प्रावधान थे वो प्रावधान जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो 60 देशों के संविधान को हम लोग पढ़े थे। उसके बाद जो है भारतीय संविधान में जो है उसका निचोड़ जो है भारतीय संविधान में शामिल किए थे। इसलिए भारतीय संविधान जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, उसके बाद देखे थे भारतीय संविधान की विशेषता, क्या क्या विशेषता जो है भारतीय संविधान की है। उसके पश्चात हम लोग देखे थे कि संविधान का जो है एकात्मक लक्षण क्या है और संघात्मक लक्षण क्या है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि बार बार ऑप्शन में आपको फंसाएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है और कौन जो है संघात्मक लक्षण है। ठीक है, तो आप लोग के लिए जो है पिछला जो क्लास था काफ़ी महत्वपूर्ण था। आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है, यानी भारत का जो संविधान सभा था उसने जो है किन किन चीज़ों को जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो है स्वीकार किया था, और उसके पश्चात जो है भारत का संसद स्वीकार किया। क्योंकि देखिए, जब संविधान सभा का कार्य खत्म हो गया, यानी पूरी तरह से जब संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, उसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया, जब 1951-52 में देश का चुनाव होता है, संसद भवन में जो है लोकसभा के जितने भी सदस्य शामिल हो जाते हैं, चुने हुए जनता के द्वारा जब चुन कर आ जाते हैं, उसके बाद जो है संविधान सभा का कार्य खत्म और भारत की संसद का कार्य यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आगे जो भी जो है चिन्ह यानी राष्ट्रीय चिन्ह को शामिल किया जाता है वो भारतीय संसद ही शामिल करती है। तो जब तक संसद का निर्माण नहीं हुआ था तब तक संविधान सभा नामित किया था, और जब यह संसद बन गया उसके बाद जो है संसद का यह काम रह गया। तो आज हम लोग देखते हैं कि किन किन चीज़ों को जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो देखिए, एक स्टूडेंट जो था वो हमसे क्वेश्चन किया कि सर देखिए कि B.R. अम्बेडकर को जो है हम लोग संविधान निर्माता मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि संविधान को हाथ से लिखा किसने था। तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने जो है संविधान को हाथ से लिखने का काम किया। जैसे क्या होता है, अभी देखे होंगे आप कि संसद भवन हो गया या लोकसभा में या राज्यसभा में, संसद भवन में 2 सदन है, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा में अगर कोई चर्चा चलती है या राज्यसभा में कोई चर्चा चलती है तो वहाँ पर एक टाइपिस्ट बैठा रहता है लिखने के लिए कि क्या क्या आज जो है प्रावधान पर चर्चा किया गया, यानी किस मुद्दे पर जो है चर्चा की गई, उसका पूरा डिटेल जो है वो तैयार करता है, टाइपिस्ट रहता है। उसी प्रकार से जब संविधान बन रहा था तो एक ही दिन में तो संविधान बना नहीं, तो समय लगा उनको बनने में, तो बैठकें हुई, बहुत सारी बैठकें हुई। तो मान लीजिए एक बैठक में जो निर्णय लिया गया उसको जो है लिखने का काम जो है किन्होंने किया था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछा जाए तो ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो भी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय जो झंडा है वर्तमान में उसको संविधान सभा ने कब अपनाया, ठीक है, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया, राष्ट्रगान को कब अपनाया। तो ये सब क्वेश्चन जो है बार बार देखने को मिलता है। इसके पश्चात जो है हम लोग अगले वीडियो में हो सकता है देखेंगे कि भारत की प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है या नहीं है उस पर भी बहुत सारा वाद विवाद हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रस्तावना, उसकी विशेषता देखेंगे, क्या क्या विशेषता है। विवाद भी हम लोग देख लेंगे, कौन कौन विवाद हुआ था, कि किस विवाद में जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और किस विवाद में जो है संविधान का अंग नहीं माना गया, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद चल जाएंगे हम लोग संविधान के भाग पर, कितने भाग में बांटा गया, फिर अनुसूची देखेंगे, तब हम लोग फाइनली आएंगे भारत के संविधान के भाग 1। यहाँ से जो है पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल सिंबल्स आप लोग हेडिंग दे दीजिए। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, नेशनल सिंबल्स में सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज। नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आप लोग को पूरी तरह से जानकारी होगा, नहीं होगा तो आज जानकारी हो जाएगा। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है,
अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए ऊपर में जो है इसको बोलते हैं केसरिया रंग, केसरिया, नीचे तो वाइट ही रहेगा और नीचे सॉरी बीच में वाइट ही रहेगा, नीचे रहेगा हरा, यानी ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। अगर किसी को अगर कलर भूलने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, याद करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, ऊपर कौन सा कलर रहता है, नीचे कलर कौन सा रहता है, तो आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए पृथ्वी पर क्या होता है कि हरा पेड़ पौधा होता है, इसलिए झंडा के नीचे में क्या होगा, हरियाली, ठीक है। और सबसे ऊपर में केसरिया और बीच में व्हाइट, और व्हाइट वाला क्षेत्र में क्या रहता है, एक चक्र, ठीक है, एक चक्र रहता है। चक्र का कलर जो है नीला रहता है। अभी हम सब ये पॉइंट हम एक एक करके लिखेंगे। नीला रहता है, इसमें 24 तीलियां होती है, ठीक है। तो देखिए जब हम ये झंडा बना रहे हैं तो झंडा का जो अनुपात होता है 3:2, 3:2, यानी लंबाई अगर 3 लेते हैं तो चौड़ाई कितना लेना पड़ेगा, 2 के अनुपात में, ठीक है। यानी भारतीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है 3:2 होता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए संविधान सभा ने कब अपनाया था इसको, 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत का जो झंडा है उसको कब अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। ये डेट जो है आपको याद रखना है, 22 जुलाई 1947 को। इसलिए हम लोग जो है 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। तो अगला है अनुपात, अनुपात 3:2। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय झंडे में जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो 3:2 होता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। और जो राष्ट्रीय झंडा है हमारा, सबसे ऊपर में कौन सा कलर, केसरिया, बीच में उजला, और सबसे लास्ट में यानी नीचे में क्या रहता है, तो ग्रीन कलर रहता है, हरा कलर रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो चक्र होता है, चक्र, उसका रंग क्या होता है, तो रंग जो है नीला, ठीक है। जो चक्र का रंग होता है क्या होता है, नीला होता है। इसको ब्लू कह सकते हैं, ब्लू कलर का होता है, नीला होता है। इसमें कितनी तीलियां होती है, 24। जो ये डंटा बनाए हैं तिल्ली, ठीक है, इसमें कितना तिल्ली होता है, तो 24 को तिल्ली होता है, समझ गया। आगे देखिए ये जो झंडा है इसको बनाया किसने था, बहुत बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो वर्तमान भारत का झंडा है उसे किसने बनाया था, तो पिंगली वेंकैया, ठीक है। तो याद रखना है बनाया किसने था, शॉर्ट में लिखते हैं, बनाया पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। देखिए अभी वर्तमान में देखेंगे जगदीप धनखड़ जो है भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले जो थे वो एम वेंकैया नायडू थे। तो टाइटल देखिए मिलता जुलता है, ठीक है। तो पिंगली वेंकैया जो है वर्तमान में जो भारत का राष्ट्रीय झंडा है उसको बनाने का काम किया था पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। आगे देखते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदेश में, भारत से बाहर जो है विदेशों में जो है प्रथम बार जो है राष्ट्रीय झंडा को किसने फहराया था, तो उनका नाम था मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा जो है जर्मनी की एक शहर था स्टुटगार्ड, स्टुटगार्ड में जो है 22 अगस्त 1907 को, देखिए 22 अगस्त 1907 को, 22 अगस्त 1907 को वहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन चल रहा था। स्टुटगार्ड शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन चल रहा था, वहीं पर जो है ये इन्होंने झंडा फहराया था। तो किसने फहराया था, मैडम भीखाजी कामा, भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा। क्वेश्चन ये पूछता है, बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। हाल ही में जो है 2021 में 21 और 22 वाला जो बीपीएससी था उसमें पूछा गया था, मैडम भीखाजी कामा ने जो है किस सम्मेलन में या किस शहर में, सम्मेलन भी नाम था और शहर भी था, तो किस शहर में जो है राष्ट्रीय झंडा को फहराया था विदेशों में, तो स्टुटगार्ड ऑप्शन में था, स्टुटगार्ड। तो देखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं स्टुटगार्ड, स्टुटगार्ड ये कहाँ है, तो जर्मनी में, जर्मनी का शहर है स्टुटगार्ड। वहीं पर जो है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में, सम्मेलन का नाम भी कभी पूछ सकता है आपको, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन,
समाजवादी सम्मेलन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में जो है भारत का राष्ट्रीय झंडा को पहली बार विदेशों में फहराने का काम किया था मैडम भीखाजी कामा ने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये भारत के झंडा के बारे में। ये बार बार पूछा जाता है कि भारत का झंडा जो है संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय झंडा का जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, ठीक है। उसके बाद जो है बीच में जो है चक्र होता है, तो चक्र का कलर कैसा होता है, तो ब्लू कलर का होता है, नीला होता है। आगे देखिए बनाया था किसने, तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। उसके पश्चात मैडम भीखाजी कामा जो है विदेशों में जो है पहली बार झंडा फहराने वाली जो है व्यक्ति बनी थी। और ये कब फहराया गया था, 22 अगस्त 1907 को। 22 अगस्त 1907 को जो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन था उसमें इन्होंने झंडा फहराया था। और शहर का नाम क्या है, स्टुटगार्ट जर्मनी में, ठीक है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 2002 से पहले जो है भारत के आम नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार नहीं था। सिर्फ सरकारी जो है कार्यालय दफ्तर जहाँ भी है, स्कूल कॉलेज, वहीं पर झंडा फहराया जाता था और आम इंसान को झंडा फहराने का अधिकार नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो है 2002 से आम नागरिकों को भी अधिकार दिया गया कि आप भी प्राइवेट संस्था हो चाहे सरकारी संस्था हो, कहीं भी या घर हो, घर पर भी आप झंडा फहरा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि मौलिक अधिकार के रूप में जो है झंडा फहराने का अधिकार भारतीयों को कब मिला। आप लोग वीडियो पॉज करके और इसको नोट कर ली जाए करिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए भारतीयों को झंडा फहराने का अधिकार ठीक है। भारतीयों को झंडा फहराने का अधिकार जो मिला है 26 जो है 26 डेट भी याद रखना है आपको, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है। वैसे आप ईस्वी भी याद रखते हैं तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो ईस्वी 2002 हो जाएगा, ठीक है। तो 26 जून या शायद जनवरी था, 26 जनवरी 2002, क्योंकि देखिए गणतंत्र दिवस हमको मनाया जाता है तो 26 जनवरी को, इसलिए जो है पहली बार जो है 26 जनवरी को, जून नहीं होगा, जनवरी ही होना चाहिए। 26 जनवरी 2002 से भारत के आम नागरिकों को भी झंडा उत्तोलन करने का अधिकार भारत में मिल गया। अब कोई भी व्यक्ति जो अपने घर पर, स्कूल कॉलेज, जहाँ भी सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, कहीं भी प्राइवेट संस्था या सरकारी संस्था, कहीं भी जाकर जो है झंडा उत्तोलन कर सकते हैं। लेकिन जो है ये यहाँ पर जो है मूल अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन 2 साल के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 2004 में, ठीक है, 22 जनवरी 2004 को, शायद देखिए 22 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झंडा उत्तोलन करना भारतीयों का एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, ठीक है। इसलिए जो है भारत सरकार इसको नहीं छीन सकती है। तो मूल अधिकार कब बन गया, 22 जनवरी 2004 को। मूल अधिकार। अब देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकार की चर्चा जो है भाग 3 में है। भाग 3 में जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर मूल अधिकार के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें जो है अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक जो है हम लोग मूल अधिकार को पढ़ते हैं। तो देखिए मूल अधिकार दिया गया भारतीयों को झंडा उत्तोलन करने का अधिकार। तो प्रश्न ये आता है, क्वेश्चन ये बनता है कि मूल अधिकार तो बना, तो किस अनुच्छेद में इसको शामिल किया गया। तो अनुच्छेद यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 का 1 का ए, ठीक है, 19 का 1 का ए जो है इसी में जो है शामिल किया गया झंडा उत्तोलन का अधिकार। इसी में जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी प्रेस जो है भारत में जो मीडिया है उसकी भी स्वतंत्रता इसी में वर्णित है और इसी में जो है झंडा उत्तोलन को भी रखा गया, ठीक है। तो आप लोग इसको पॉज कर लीजिए और इसको रोक कर आप आराम से लिखिए। नोट्स जब तक नहीं बनाइएगा आपके दिमाग में उतना चीज़ रहेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग देख लिए क्या कि भारत के राष्ट्रीय झंडा के बारे में, किस प्रकार से भारतीय झंडा को जो है भारत के संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, ठीक है। अब अगला हम लोग हेडिंग दे देते हैं राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय झंडा देख लिए, अब राष्ट्रीय चिन्ह देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दे दिए राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्ब्लम,
नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह। देखिए राष्ट्रीय चिन्ह जो है भारत का वो है अशोक स्तंभ, जो सारनाथ से लिया गया था। अशोक स्तंभ का ऊपरी जो सिरा है जिसमें जो है आपको 3 शेर दिखाई देता है और एक शेर जो है छुपा रहता है पीछे, कुल उसमें 4 शेर है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें शेर कितना है, ठीक है, तो उसमें 4 सिंह है लेकिन दिखाई कितना देता है, तो 3 3 इधर से दिखाई देगा, एक ऐसे, ठीक है, एक यहाँ और 2 यहाँ, 3 दिखाई देगा लेकिन एक पीछे वाला दिखाई नहीं देता। तो कुल कितना है उसमें, यानी अशोक स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश के सारनाथ से लिया गया है। देखिए राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है, सारनाथ, सारनाथ से लिया गया अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया जो है अशोक स्तंभ जो है हमारा जो है देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, यानी नेशनल इम्बलम इसको कहते हैं, देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, जो कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ में जो है सिंह कितना है, सिंह की संख्या कुल 4 सिंह है, यानी 4 इसमें सिंह है जो हमको साहस और निर्भीकता का जो है प्रतीक दिखाता है। ये सिंह जो है भारत का साहस, यानी भारतीयों का साहस और निर्भीकता यानी निडरता का यह प्रतीक है। साहस एवं निर्भीकता का प्रतीक है। सिंह जो है भारत का क्या है, साहस और निर्भीकता का प्रतीक है, ठीक है। अब देखिए इसके शीर्ष पर एक पट्टी जैसा बना हुआ है, ठीक है, उसमें भी एक चक्र है। जिस प्रकार से अभी हम देखें भारतीय झंडा में बीच में एक चक्र है, उसी प्रकार से जब अशोक स्तंभ का जो हम सिंह देखते हैं और सिंह और उसके नीचे जो है बीच में एकदम शीर्ष पर जाइएगा तो बीच में एक जो है पट्टी मिलेगा और पट्टी के बीच में जो है एक चक्र है। चक्र में भी 24 तिल्लियाँ हैं। वो 24 तिल्लियाँ जो है भारत में 24 घंटे का प्रतीक है। कितना तिल्लियाँ हैं, तो 24 तिल्लियाँ, उसमें भी 24 तिल्लियाँ था और इसमें भी 24 तिल्लियाँ। तो देखिए पट्टी जो है ऊपर में, पट्टी में क्या है, चक्र है, चक्र में कितना तिलियां हैं, 24 हुआ। ये क्या दर्शाता है, 24 घंटे का प्रतीक, 24 घंटा, ठीक है। ये क्या दर्शाता है, 24 घंटे का प्रतीक। देखिए आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो जमकर मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि जो है ज़िंदगी भर आपको जो है मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर अभी आप 2-3 साल जो है सही से मेहनत कर लीजिएगा तो आगे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अभी आप मेहनत नहीं करिएगा तो आगे आपके जो है जीवन में बहुत ज़्यादा जो है कष्ट आने वाला है, ठीक है। देखिए मनुष्य जो है समुंदर और मनुष्य के जीवन से तुलना करते हैं। समुंदर के जो है लोग हमेशा गहराई नापते हैं, लेकिन ज़िंदगी में जो है हमेशा ऊंचाई देखते हैं कि ज़िंदगी में आप जो है कितना आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो आपके जितने भी रिश्तेदार होंगे वो हमेशा आपके स्टेटस देखते हैं, ज़िंदगी हो या कुछ भी हो, ये फेसबुक या व्हाट्सअप जो भी आप ले लीजिए, ज़िंदगी हो या फेसबुक, आपका सिर्फ हमेशा स्टेटस ही लोग देखेंगे कि आप जो है क्या कर रहे हैं, अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, बस यही देखेंगे। कभी आपका हालचाल नहीं पूछने वाले हैं, कोई भी नहीं, ठीक है। कहते हैं ना कि मतलब जो है कि ये दुख, ये दर्द, ये मोह, ये माया सब तेरे अंदर है, ठीक है। अपने बनाए हुए इस परिवेश से तुम बाहर निकल कर तो देख, तुम्हारे आसपास जो है जितने भी लोग का जो परिवेश है, भाई बहन माता पिता, इन परिवेश से अब तुम बाहर निकल कर तो देख, तुम्हारा अपना कोई नहीं है। अकेले आया था अकेले जाएगा, नहीं कहावत है कि क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा, यही बात है, ठीक है। अकेले आया था अकेले जाएगा, मेहनत करिए आगे बढ़िए, बस मेरा यही कहना है। आगे देखते हैं। तो ये देख लिए अशोक स्तंभ के जो ऊपर में ये पट्टी है, पट्टी में एक चक्र है, ठीक है, चक्र में 24 तिलियाँ हैं। अगर इसको लिखना चाहिए तो तिलियाँ, 24 तिलियाँ हैं। 24 तिलियाँ में जो है 24 तिलियाँ जो है कहता है कि 24 तिलियाँ जो है 24 घंटे का प्रतीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि अशोक स्तंभ में जो चक्र है, चक्र में 24 तिलियाँ हैं, वो किसका प्रतीक है, तो 24 घंटे का प्रतीक है, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो है जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसको कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अपनाया कब गया था, 26 जनवरी 1950। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। देखिए भारत का राष्ट्रीय जो झंडा था
उसको जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, और जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, अब देखिए जो चक्र है यानी अशोक स्तंभ में जो चक्र है, क्वेश्चन ये पूछता है चक्र के बाएं साइड क्या है और चक्र के दाएं साइड क्या है। तो देखिए चक्र के बाएं साइड जो है एक सांड का तस्वीर है, एक सांड का फोटो बना हुआ है, बैल जिसको बोलते हैं ऑक्स। तो सांड जो है हमें क्या बताता है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। और जो दाहिने साइड जो है ना, दाहिने साइड जो है एक घोड़ा है जो है अदम्य शक्ति, यानी जो है हमारे पास कितनी शक्ति है ना, उसके जो है प्रतीक के रूप में हमको दर्शाता है। अदम्य शक्ति और परिश्रम के रूप में हमको दर्शाता है कि भारतीय लोग कितना परिश्रमी है। देखिए छोटा सा राष्ट्रीय चिन्ह है, उसमें कितना चीज़ व्याख्या किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं इसको शॉर्ट में अगर देखना चाहें तो मान लीजिए ये हम चक्र बना दिए, ये चक्र बना दिए। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा ये जो है लेफ्ट साइड हो गया और ये हो गया राइट साइड, तो हम इसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हम इसको मान के चलते हैं, राइट साइड इसको मान के चलते हैं। तो इधर हम क्या बनाएंगे, सांड। ठीक है, इधर हम बनाएंगे घोड़ा। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कितना सांड और कितना घोड़ा है, या कौन कौन जानवर उसमें है। तो जानवर 3 प्रकार के हैं। देखिए जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें 3 प्रकार के जानवर हैं, एक हो गया शेर, दूसरा हो गया सांड और तीसरा हो गया घोड़ा, यानी 3 चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सांड क्या है, सांड जो बताता है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के बारे में हमको सांड बताता है। और ये घोड़ा क्या है, तो घोड़ा जो है अदम्य साहस का प्रतीक, अदम्य साहस, अदम्य शक्ति। देखिए साहस तो हो गया ये सिंह जो है साहस और निर्भीकता यानी निडरता का प्रतीक बताता है, और अदम्य शक्ति का प्रतीक कौन बताता है, घोड़ा। तो ये कितना है, तो एक है, एक सांड और एक घोड़ा है। ठीक है, तब आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग 2 जो है राष्ट्रीय चिन्ह हम लोग दो राष्ट्रीय प्रतीक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो क्या क्या देखे हैं, एक देखे हैं राष्ट्रीय चिन्ह, दूसरा देखे हैं राष्ट्रीय झंडा। अब तीसरा हम चलते हैं राष्ट्रगान, भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, नेशनल एंथम, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आप लोग हेडिंग दे दीजिए कि भारत का राष्ट्रगान, राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। यहाँ पर लिख लेते हैं जन गण मन। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन है। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जन गण मन को लिखा किसने था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। लिखा किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है विश्व गुरु के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, विश्व गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है दो देश का जो है नेशनल एंथम को लिखा है, एक है बांग्लादेश, दूसरा है भारत। बांग्लादेश का है अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, बंगाली भाषा में लिखे थे, और बाद में जाकर जो है बांग्लादेश जब 1971 में स्वतंत्र हो गया, एक नया देश बन गया, तब जो है बांग्लादेश का जो है नेशनल एंथम के रूप में वो आया। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो दो देश के नेशनल एंथम को लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। जब रविंद्रनाथ टैगोर जब ये नेशनल एंथम में लिख रहे थे तो ये एक किताब लिखे थे। ठीक है, पत्रिका जिसको बोलते हैं किताब, तत्वबोधिनी पत्रिका लिखे थे। तत्वबोधिनी पत्रिका जो था वो 5 खंड में था, जिसमें से एक खंड जो है जनगण मन है। जनगण मन जो है ना पूरा जो है नहीं लिया गया है, उस 5 खंड में से एक खंड को जनगण मन के रूप में जो है हम लोग अपना लिए हैं। तो तत्वबोधिनी पत्रिका में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको जो है भारत भाग्य विधाता जब ये लिखे थे हिंदी में, तो भारत भाग्य विधाता के जो शीर्षक उनका था, जनगण मन का जो शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। ठीक है, तो वो शीर्षक से ये लिखे थे। कभी कभी ये पूछ लेता है पत्रिका का नाम,
तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी पत्रिका था। ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका में जो है ये प्रकाशित किए थे। और ये कितने खंड में था? तो 5 खंड में, 5 खंड में यह पत्रिका था। 5 खंड में से सिर्फ एक खंड ही क्या है? जनगण मन है। ठीक है, हिंदी भाषा में जब ये लिखे थे तो उसका शीर्षक क्या था? शीर्षक जो है हिंदी का शीर्षक भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता के शीर्षक से जो है इन्होंने ये लिखा था। अब क्या हुआ कि बाद में जो है इन्होंने इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। तो उसका जो शीर्षक था, इंग्लिश का शीर्षक था जो इंग्लिश का, इंग्लिश में जब ये ट्रांसलेट किए तो शीर्षक लिखे थे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के शीर्षक से जो है इन्होंने जो है इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो तत्वबोधिनी पत्रिका था, तत्वबोधिनी पत्रिका में जो जनगण लिखा, जनगण मन जो लिखा हुआ है, उसका जो हिंदी में ट्रांसलेट यानी हिंदी में जब लिखे थे तब उसका शीर्षक क्या था? तो भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता था। और जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किए तब इसका शीर्षक क्या था? तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये था क्या? भारत का राष्ट्रगान। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो देखिए, संविधान सभा के द्वारा जो 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम बैठक हुआ था, संविधान का अंतिम बैठक, उसी में जो है इसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है इसको अपनाया गया था। आप इसको नोट करिए, आगे देखेंगे कि जो है इसको गाने में कितना समय लगता है। इसको शॉर्ट होता है ना, जैसे बोलते हैं जय है बोलते हैं लास्ट में। ठीक है, तो उसको गाने में यानी कहेगा कि जो भारत का नेशनल एंथम है उसको जो है शॉर्ट रूप में गाने में कितना समय लगता है या पूरे गाने में कितना समय लगता है। ठीक है, अब इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखिए, इसको जो है आप देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि इसको जो है राष्ट्रगान जो हमारा है उसको जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो कांग्रेस के जो कोलकाता अधिवेशन था, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1911 में हुआ था। उसी में जो है पहली बार इसको जो है गाया गया था। ठीक है, 27 दिसंबर, लगभग डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 1911 भी याद रख सकते हैं, डेट नहीं भी पूछता है। ठीक है, 27 दिसंबर का आसपास था डेट, शायद 27 दिसंबर 1911। ठीक है, 27 दिसंबर जो है 1911 को कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जो है प्रथम बार जो है इसको गाया गया था, नेशनल एंथम को। और जो गाया गया था तो बंगाली भाषा में भी गाया गया था और इसको हिंदी में भी गाया गया था। ठीक है, दोनों भाषा में गाया गया था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के जो राष्ट्रगान है, ठीक है, उसको गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड। देखिए, गाने में समय 52 सेकेंड्स। ठीक है, इसको गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड लगता है, 52 सेकेंड। अब क्या होता है कि शॉर्ट में, जैसे हमारी जो भारतीय सेना है, या कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ज़रूरत पड़ता है कि शॉर्ट में हमको गाने की ज़रूरत पड़ता है कि समय कम रहता है, तो कहता है कि शॉर्ट में जब हम इसको लास्ट जो लाइन है उसको गाने में तो 20 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं संक्षेप में या संक्षिप्त रूप 20 सेकेंड लेता है। जब हम संक्षिप्त रूप को गाते हैं लास्ट वाले स्टेंजा को, तो उसको गाने में कितना सेकेंड? तो 20 सेकेंड का समय लगता है, और पूरा गाते हैं तो 52 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या
राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम हम लोग देख लिए कि किस प्रकार से नेशनल एंथम को संविधान सभा ने अपनाया 24 जनवरी 1950 को, यानी संविधान सभा का जब अंतिम बैठक हुआ था उसी समय जो है इसको जो है भारत का राष्ट्रीय जो है गान के रूप में अपनाया गया। और पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता में, उसी में इसको गाया गया था। जो इसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पत्रिका लिखा था तत्वबोधिनी, उसी में जो है इसका वर्णन मिलता है। और ये 5 भागों में लिखा गया था, जिसमें से एक भाग, मात्र एक भाग जो है ये जनगण मन के रूप में है। जब हिंदी में इसको लिखा गया था, जब जनगण मन को हिंदी में लिखा गया था तो उसका शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था तब इसका जो शीर्षक लिखा गया था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रीय गीत देखते हैं नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम हो गया, नेशनल सॉन्ग देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग राष्ट्रीय गीत। अब राष्ट्रीय गीत हमारा है क्या? तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे झंडा उत्तोलन के समय। देखिए वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम जो है हम लोगों का राष्ट्रीय गीत है। और लिखा क्या, किसने जो है राष्ट्रीय गीत को लिखा था, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय भी कभी कभी बोलते हैं, चटर्जी बोलिए या चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय ही लिख देते हैं पूरा नाम, चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इन्होंने ही इसको लिखा था। तो जब ये लिखे थे तो एक पुस्तक में लिखे थे, उस पुस्तक का नाम था आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ में जो है इसका वर्णन मिलता है। तो पुस्तक क्या था या किताब, किस किताब में या पत्रिका बोल सकते हैं, किस किताब में लिखा गया था? तो आनंद मठ, आनंद मठ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है, वह किस किताब से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ जो है इनको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और ये 2 भाषा में लिखा गया था, एक संस्कृत में दूसरा बंगाली में। ठीक है, तो ये आनंद मठ की चर्चा, आनंद मठ में ही जो है किसकी चर्चा है? तो वंदे मातरम की चर्चा है। इसको लिखा गया था 1875 ईस्वी में, यहाँ पर लिख देते हैं 1875 में। ठीक है, 1875 ईस्वी में इसको लिखा गया था। लेकिन जो है इसको गाया कब गया, यानी पहली बार जो है कांग्रेस के अधिवेशन जब बुलाया गया था कोलकाता में 1896 में। देखिए 1875 में लिखा गया था, लेकिन कोलकाता अधिवेशन जो है 1896 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन 1896 की कोलकाता अधिवेशन में जो है पहली बार जो है भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसको गाया गया था। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया गया था? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। देखिए दोनों चीज़ कोलकाता है, जो राष्ट्रीय सॉन्ग है और जो राष्ट्रीय गीत है, दोनों को गाया गया था। कहाँ पर? तो कोलकाता अधिवेशन में। वो था 1911, ये है 1896 में गाया गया था। ठीक है, तो देखिए ये था किसके बारे में? तो राष्ट्रीय गीत के बारे में बताया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब ये कि राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने अपनाया कब? क्योंकि देखिए जब तक संसद नहीं शुरू हो जाती है तब तक कौन काम करता था संसद के रूप में? संविधान सभा ही कार्य करता था। तो संविधान सभा ने इसको कब अपनाया? दोनों का डेट सेम है, 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रीय गीत के बारे में हम लोग देख लिए। इससे ज़्यादा आप लोग को राष्ट्रीय गीत के बारे में नहीं पूछा जाता। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि इसको गाने में कितना समय लगता है। जैसे हम उसको देखे थे, गाने में जो है 52 सेकेंड लगता है, शॉर्ट फॉर्म में गाने में उसको जो है देखे थे 20 सेकेंड लगता है। तो इसको भी गाने में जो है 65 सेकेंड लगता है। देखिए गाने में समय कितना लगता है? 65 सेकेंड। या कभी कभी पूछा जाता है 1 मिनट
1 मिनट 5 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, यानी 1 मिनट जो है 5 सेकेंड में ये पूरी तरीके से हम लोग इसको गाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी अगर पूछा जाए आपसे कि वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीत को गाने में कुल कितना समय लगता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि 65 सेकेंड का जो है समय लगता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है 3 चीज़ देख लिए, एक भारत का देख लिए हम, राष्ट्रीय झंडा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, उसके बाद राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, यानी 4 चीज़ हो गया, इसको लेकर 4 हो गया, ठीक है। अब जो है अगला आप हेडिंग दे दीजिए राष्ट्रीय पंचांग, जो भारत का जो कैलेंडर है उसके बारे में देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलेंडर के बारे में, आप लोग दे दीजिए हेडिंग कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर। जो हम लोगों का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो क्या है? राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग, इसी को बोलते हैं नेशनल कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग। देखिए भारत में जो राष्ट्रीय पंचांग जो था 1957 तक जो है राष्ट्रीय पंचांग जो था उसको बोलते हैं विक्रम संवत, यानी भारत के मालवा क्षेत्र के एक राजा हुआ करते थे विक्रमादित्य, उन्होंने ही विक्रम संवत को चलाया था, ठीक है। विक्रम संवत को 57 BC यानी ईसा पूर्व जो है 57 BC में इसको चलाया गया था, और विक्रम संवत ही भारत का जो है राष्ट्रीय पंचांग हुआ करता था। कब तक? तो 1957 तक। लेकिन 1957 में जो है इसको चेंज करके और कनिष्क के द्वारा जो चलाया गया है शक संवत, उसको जो है भारत सरकार ने अपना लिया, जो भारतीय संसद है वो अपना लिया राष्ट्रीय पंचांग के रूप में, ठीक है। तो देखते हैं अभी वर्तमान में जो है क्या है, पहले तो देख लेते हैं 1957 तक क्या था। तो 1957 तक विक्रम संवत, सॉरी हाँ सही है, विक्रम संवत, विक्रम संवत, ठीक है। 1957 तक जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या था? विक्रम संवत था। लेकिन जो है 1957 के पश्चात जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या हो गया? शक संवत, शक संवत, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है। तो देखिए विक्रम संवत जो है 1957 तक था, और इसको कब चलाया गया था? तो 57 BC में, 57 BC में, ठीक है। लेकिन शक संवत, शक संवत जो है कनिष्क के द्वारा चलाया गया था शक संवत। तो शक संवत जो है इसको कब चलाया गया? तो देखिए शक संवत जो है 78 AD, इसको बोलते हैं ईसवी सन, यानी 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में जो है इसको चलाया गया था। अब देखिए इसका दोनों का मतलब क्या है? तो दोनों का मतलब क्या है कि देखिए अभी जो है पूरी दुनिया में जो है ज़्यादा फेमस जो है यानी प्रचलित जो है पंचांग जो है उसको बोलते हैं ग्रेगोरियन पंचांग, जो पूरी दुनिया मानता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब। तो क्या हुआ कि अगर हम एक लाइन ले लेते हैं इसे और 1 ईस्वी यहाँ पर मानते हैं, 1 ईस्वी, क्योंकि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो 1 ईस्वी से स्टार्ट होता है। कितना से? 1 ईस्वी से। तो यहाँ पर हो गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब क्या हुआ, ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में जो है कौन कैलेंडर स्टार्ट हुआ था? तो विक्रम संवत। कब? तो 57 BC, 57 BC में जो है ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। और शक संवत कब हुआ था? 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। अब देखिए कि जो वर्तमान पूरी दुनिया मानता है ग्रेगोरियन कैलेंडर को, उससे जो 57 वर्ष पीछे चल रहा है, 57 वर्ष पीछे चल रहा है कौन? तो विक्रम संवत, ठीक है। और उससे जो है, सॉरी पीछे नहीं आगे कह सकते हैं, क्योंकि ये आगे हो गया, पहले ही स्टार्ट हो गया था। इसका मतलब क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो है 57 वर्ष आगे चलता है कौन? तो ये विक्रम संवत। लेकिन बाद में आया 78 ईस्वी में आया कौन? शक संवत। तो शक संवत जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो है 78 साल पीछे चलता है, यानी बाद में आया, इसका मतलब पीछे चल रहा है। अगर हम मान के चलते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में 2000 हो रहा है, कितना हो रहा है? 2000 ईस्वी हो रहा है। तो अगर इसको कन्वर्ट करना होगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर को कन्वर्ट करना होगा किसमें? तो शक संवत में। शक संवत में अगर कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये देखिए ये पीछे चल रहा है, ये क्या चल रहा है? पीछे। तो इसको यहाँ तक ले जाना है, यहाँ तक ले जाना है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा, तब यहाँ हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2078, 2078 ये
हो जाएगा किस में, तो शक संवत में। लेकिन क्या होगा, ये जो चल रहा है ये आगे चल रहा है, आगे चल रहा है। तो जब इसको हम ग्रेगोरियन में ले आएंगे, इसको ग्रेगोरियन में ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो क्या करना है, इसको 2000 में से 57 साल को हम घटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए घटा दीजिए 57 43 1943। ठीक है, तो देखिए 2000 ईस्वी जो है, 2000 ईस्वी जो है किस कैलेंडर में, ग्रेगोरियन कैलेंडर में। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 2000 ईस्वी है। 2000 ईस्वी से जो है 78 साल ये पीछे चल रहा है, 78 साल पीछे चल रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तब ये इसके पास आ जाएगा। जब इसमें हम जोड़ देंगे तब ये इसके पास आ जाएगा, क्योंकि ये जो है पीछे स्टार्ट हुआ था, बाद में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन जो है ये पहले स्टार्ट हो गया था, ये हो गया पहले। ये जब पहले स्टार्ट हो गया तो हुआ क्या, ये आगे चल रहा है, ये इससे कितना आगे चल रहा है, तो 57 वर्ष आगे चल रहा है। तब इसको हम पीछे करना है तो क्या करेंगे, 57 साल को माइनस कर देंगे। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करिए कि भारत का अगर राष्ट्रीय कोई भी स्वतंत्रता दिवस ले लिए, 26 जनवरी ले लिए, कुछ भी ले लिए। जैसे हम मान के चलते हैं कि भारत का जो है गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस, हम मान लेते हैं स्वतंत्रता दिवस 1947। तो 1947 जो है किस कैलेंडर के अनुसार है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। आप घटा कर निकाल लीजिए कि शक संवत में क्या आएगा और विक्रम संवत में। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको ये याद रखना है। देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो है कितना साल ये पीछे चल रहा है, तो 78 साल, और ये कितना चल रहा है, तो 57 साल आगे चल रहा है, आगे चल रहा है ना। तो आगे चल रहा है, अगर ये 2000 है, ये क्या है 2000 है, तो 2000 इससे पीछे है, 2000 क्या है, इससे पीछे है। तो 2000 इससे पीछे है। अब इसको हमको यहाँ लाना है। ठीक है, यहाँ लाना है। देखिए 1 मिनट, थोड़ा लगता है उल्टा हो गया, इसको क्या करिए, क्योंकि हमको क्या हुआ, पीछे ये चल रहा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर पीछे है, इसको हमको यहाँ तक पहुँचाना है। इसका मतलब जो है ये आगे है, इससे आगे है, तो ये हो जाएगा 2057, क्योंकि ये पीछे चल रहा है। इसको हमको आगे तक पहुँचाना है, क्योंकि ये पहले स्टार्ट हो गया था। देखिए ये हो गया पहले और ये हो गया बाद में, पहले ये हो गया, उसके बाद में ये हुआ। तो ईस्वी में देखेंगे तो ज़्यादा कौन होगा, पहले जो स्टार्ट हुआ वो कम होगा। ठीक है, और बाद में जो स्टार्ट हुआ वो ज़्यादा हो गया। सही ही था, गलत नहीं था, सही था 1943। ठीक है, 43, और ये हो गया 57 साल पीछे। ठीक है, तो ये सही था। और ये देखते हैं हम लोग शक संवत, शक संवत, यहाँ पर शक संवत 78 AD, 78 AD। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, जब इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये देखिए ये बाद में आया था, ये आया था बाद में, तो बाद में आया था। अब हमको दिया है 2000 ईस्वी, हम क्यों किसको माने हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर को माने हैं 2000 ईस्वी। तो 2000 ईस्वी है, इसको हमको शक संवत में बदलना है। किस में बदलना है, तो शक संवत बदलना है, क्योंकि शक संवत पीछे चल रहा है, शक संवत कहाँ चल रहा है, पीछे, और ये चल रहा है आगे। ठीक है, आगे चल रहा है। तो ये बाद में स्टार्ट हुआ था, 78 साल के बाद, 78 साल जब ये बीत गया था, देखिए 78 साल जब ये चल गया था, तब कौन स्टार्ट हुआ था, शक संवत स्टार्ट हुआ था। तो इसमें 78 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, शक संवत मिल जाएगा। और इसको पीछे ले जाना है, क्योंकि ये पहले स्टार्ट हुआ था, तो इसको इतना घटा देंगे 57 साल, तो ये मिल जाएगा। तो आप लोग ये तीनों कैलेंडर को आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अपना डेट हो, मम्मी पापा का डेट हो, कोई भी हो, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज का डेट हो, जो जिस दिन भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था 1930 में, वो भी आप कर सकते हैं, या 15 अगस्त 1947 भी निकाल सकते हैं, या 26 जनवरी 1950 भी निकाल सकते हैं। जिसको निकालना है निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देख लिए हम लोग 3 कैलेंडर। ठीक है, तो एक हो गया ग्रेगोरियन, जिसको हम लोग जनवरी फरवरी के नाम से जानते हैं। और जब भारत को जब आज़ादी मिला था उस समय कौन सा कैलेंडर था, तो विक्रम संवत। ये कब तक रहा, तो 1957 तक रहा। ठीक है, यहाँ पर लिखे हुए हैं 1957, देखिए 1957 तक रहा। 1957 के बाद जो है वर्तमान अगर पूछेगा आपसे कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, तो बोलिएगा शक संवत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आप लोग समझ गए होंगे। ये कनिष्क के द्वारा चलाया गया था और वो विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था, विक्रम संवत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि शक संवत को किस डेट को अपनाया गया था, तो 57 में है, कभी कभी डेट पूछ लेता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च को। कब अपनाया गया था, अपनाया कब गया था, तो 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को जो है ये राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था।
एक मिनट। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देख लिए। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछता है, बार बार पूछता है कि जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है उसका प्रथम महीना क्या आता है। ठीक है, सॉरी, प्रथम महीना क्या आता है। तो प्रथम महीना जो इसका आएगा चैत्र, इसको लिखते हैं चैत्र। ठीक है, लेकिन गांव में अगर देखते हैं तो चैत बोलता है सब। ठीक है, तो चैत बोलता है, लेकिन हम लोग जो है लिखने के तौर पर हम लिखेंगे चैत्र। तो इसका पहला महीना, किसका पहला महीना, तो जो भारत का भी राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत, उसका पहला महीना क्या हो गया, तो चैत। तो अब ये आता कब है, यानी चैत का पहला दिन कब आता है वो देखना है, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर से इसको कंपेयर करना पड़ता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो चैत महीना है, ठीक है, उसका पहला दिन या हिंदी कैलेंडर का पहला दिन, हिंदी कैलेंडर का पहला दिन जो है किस डेट को आता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है 21 मार्च को आता है, लेकिन जिस साल लीप ईयर हो जाता है उस साल जो है 22 मार्च को आता है। ठीक है, चैत का पहला दिन, पहला दिन देखते हैं, पहला दिन, पहला दिन 21 मार्च, 21 मार्च और ये 22 मार्च। ये हो गया सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में, और ये हो गया लीप वर्ष में, लीप वर्ष में। यानी सामान्य वर्ष जो है, सामान्य वर्ष उस साल जो है 21 मार्च को आता है। कौन, तो चैत का पहला दिन या हिंदी कैलेंडर का पहला दिन। पहला दिन कब आएगा, 21 मार्च को। लेकिन लीप वर्ष जिस साल हो जाएगा, जैसे कि अभी 2023 चल रहा है, अगला साल लीप वर्ष है 2024, तो अगला साल जो है 22 मार्च को जो है पहला दिन होगा, हिंदी कैलेंडर का पहला दिन होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब देखिए अब क्या होगा कि कभी कभी आपको जो है मंथ पूछ लेता है, हिंदी कैलेंडर का सभी मंथ बताइए। तो मंथ को हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछता है कि हिंदी कैलेंडर का पहला मंथ कौन है, आखिरी मंथ कौन है। ठीक है, तो ये सब कभी कभी पूछ लिया जाता है, या कभी अगर ऑप्शन में दे दिया 4 गो हिंदी कैलेंडर का मंथ दे दिया और कहा कि आपको इसको सीरीज लगाइए, कौन पहले आता है कौन बाद आता है। तो 12 महीना है, तो 12 महीना को जो है आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, आप हेडिंग दे दीजिएगा, शक संवत के महीना, जो भी जितना भी महीना है सब हम लोग देखने वाले हैं। महीना, शक संवत, शक संवत के महीना। ठीक है, आपको सभी को जो है इसको याद करना है। देखिए गांव में क्या होता है कि, या गांव भारत में बहुत सारे लोग जो है वो अपने तरीके से याद करते हैं और जल्दी हो भी जाता है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो लिखने के लिए जो है ना थोड़ा सा उसको अच्छी तरीके से लिखना पड़ता है। और वैसे जब जैसे हम लिखेंगे वैसे अगर याद करिएगा तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं पहला चैत्र, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत वैशाख जेठ अखाड़, मतलब हिंदी में हम लोग ऐसे ही याद करते हैं, चैत वैशाख जेठ अखाड़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, ऐसे ही याद करते हैं। आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, सिर्फ हम लिखाने के लिए लिखा दे रहे हैं, लेकिन याद वैसे ही करना है जैसे हम बोल रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखिए चैत वैशाख ज्येष्ठ अखाड़, 4-4 करके समूह बना के आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रावण, श्रावण, भागभद्र, आश्विन, कार्तिक। ठीक है, 4-4 के समूह करके आप याद करिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। चैत वैशाख जेठ अखाड़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अगहन, अगहन, इसी को बोलते हैं मार्ग शीर्ष, मार्ग शीर्ष, मार्ग शीर्ष, मार्ग शीर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, तो जैसे हम लिखे हैं वैसे ही आपको याद करना है। ठीक है, तो देखिए याद कैसे करना है, याद कैसे करना है आप लोग बढ़िया से देखिएगा। चैत वैशाख जेठ अखाड़, ऐसे ही याद करना, चैत वैशाख जेठ अखाड़
ठीक है, लिखने के लिए अलग है लेकिन याद करने के लिए अलग है। चैत बैसाख जेठ अखाड़ सावन भादो आश्विन कार्तिक, सावन भादो आश्विन कार्तिक, अघन पूस माघ फागुन, अघन पूस माघ फागुन, ऐसे ही याद रखना। चैत बैसाख, ठीक है, पहला महीना हो गया चैत, चैत बैसाख जेठ अखाड़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अघन पूस माघ फागुन, इसी तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, पहला महीना क्या हो गया चैत, लास्ट महीना फागुन। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्या राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग से अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग बता दीजिएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम लोग 5 देख लिए हैं, आप देखते हैं पशु पक्षी, ये सब देखना है, किस पशु को जो है राष्ट्रीय पशु, किस पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी, ये सब देखेंगे। ठीक है, आप लोग हेडिंग दे दिए राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु। आप सभी को पता होगा राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं। बाघ 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चला था और उसी समय से जो है भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में है इसको अपनाया गया। क्या हो जाएगा, बाघ, टाइगर। वैज्ञानिक नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो यह होगा पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। ठीक है, और इसको कब अपनाया गया था, अपनाया कब गया था, 1973। यानी भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर, यानी बाघ को जो है, बाघ को संरक्षित करने के लिए, बाघों की संख्या जो भारत में घट रही थी, इसलिए जो है उसको संरक्षित करने के लिए जो है 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में। ठीक है, अभी वर्तमान में जब 2022-23 का डेटा हम देखेंगे तो 2967 बाघ है भारत में, 2967 कुल जो है बाघ जो है भारत में है। और ये जो है बढ़ते घटते रहेगा क्योंकि 2 साल में जो है सर्वे आते रहता है, उसमें 167। देखिए बाघ और टाइगर, देखिए टाइगर को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जंगल का राजा नहीं है, लेकिन लॉयन को बोलते हैं। बाघ को टाइगर बोलते हैं, लॉयन यानी शेर को बोलते हैं हम जंगल का राजा। देखिए शेर और बाघ में जब देखेंगे तो शक्तिशाली होता है बाघ, टाइगर, जिसको हम बोलते हैं भारत का राष्ट्रीय हमारा जो है पशु है बंगाल टाइगर। ठीक है, तो सब चीज़ में जो है शेर से ज़्यादा शक्तिशाली और फुर्तीला भी होता है कौन, टाइगर। लेकिन चुट्टा में एक खराबी है, खराबी क्या है कि मान लीजिए अगर टारगेट सेट कर लिया कि हम जो है उस जानवर को खाना है और स्टार्ट कर दिया, उसको पीछे करते हुए चलना शुरू कर दिया, और रास्ते में कुछ समय जाएगा और रास्ते में दूसरा जानवर मिल गया तो उसको धर लेगा, उसको छोड़ देगा। ठीक है, जिसको पहले टारगेट फिक्स किया था उसको कुछ दूर तक दबा दिया, पीछे किया, और रास्ते में अगर दूसरा जानवर मिल गया तो इसको शुरू हो गया, इसी को खाना शुरू कर दिया, उसको छोड़ दिया। लेकिन शेर में क्या है, शेर अगर टारगेट लॉक कर लिया कि इसी को हमको खाना है तो वो जहाँ जाए जंगल में उसी को खाएगा दबा कर। ठीक है, तो इसलिए उसको जंगल का राजा कहते हैं और इसको बाघ को हम लोग जंगल का राजा नहीं कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस था, आप लोग देख लिए हैं। अब हम चलेंगे राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी जो है भारत का मोर है, आप सभी को पता है। राष्ट्रीय पशु देख लिए। अगर यहीं पर अगर देख लिया जाए कि राष्ट्रीय पशु हो गया, एक होता है राष्ट्रीय विरासत पशु। ठीक है, तो राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में अगर आपको क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो हाथी को क्या मानते हैं, राष्ट्रीय विरासत पशु। यहीं पर लिख लेते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल, नेशनल हेरिटेज एनिमल, राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहा जाता है, तो हाथी को, एलिफेंट। हाथी जो है हमारा क्या राष्ट्रीय विरासत पशु है, और इसे 2010 में जो है विरासत पशु घोषित किया गया था, 2010 में। ये आप नोट कर लीजिए, 2010 में जो है हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हम लोग घोषित किए थे, यानी भारत की संसद। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी,
नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी अब सभी को पता है, सुंदरता की देवी मोर, मोर सुंदर यानी सुंदर होने के कारण जो है मोर को हम राष्ट्रीय पक्षी मानते हैं, बहुत ही सुंदर होती है देखने में। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या हो गया, मोर हो गया। अब देखिए मोर का कभी कभी क्या होता है, वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, तो पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस जो है वो मोर का वैज्ञानिक नाम है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसको मोर को जो है भारतीय संसद के द्वारा जो है कब घोषित किया गया कि भारतीय ये पक्षी बनेगी, तो 1963 में, ठीक है 1963 में। डेट नहीं भी याद रखिएगा चलेगा, वैसे डेट शायद 26 जनवरी के आसपास होगा, क्योंकि सब जो है मैक्सिमम जो है 24 जनवरी 26 जनवरी यही शब्द है, तो हम मान लेते हैं, चलिए 26 जनवरी 1963, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1963, ये डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि 1963, समझ गया, कि जो है मोर को जो है राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, तो 1963 में। हाथी को विरासत पशु 2010 में, और बाघ को राष्ट्रीय पशु जो है 1973 में, जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था उसके थ्रू ये घोषित किया गया था। आगे देखते हैं कि मोर जो है ना, हमारा एक पड़ोसी देश है म्यांमार, तो म्यांमार का भी जो है राष्ट्रीय जो है पक्षी है क्या, मोर। यहाँ पर देख लेते हैं म्यांमार, म्यांमार। कभी अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, तो आप म्यांमार, मौ से मोर, मौ से म्यांमार याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये देख लिए हम लोग राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय विरासत पशु, और पशु भी देख लिए, और राष्ट्रीय विरासत पशु भी देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पुष्प, यानी कमल जो है हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। उसके बाद नदी देख लेंगे, हमारा राष्ट्रीय नदी गंगा है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय पुष्प। तो राष्ट्रीय पुष्प हमारा क्या है, तो कमल, क्या हो जाएगा, कमल, ठीक है, कमल। कमल हमारा जो है राष्ट्रीय पुष्प है। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन और बनता है कि कमल का जो है वैज्ञानिक नाम, क्योंकि वैज्ञानिक नाम 2-3 का है, इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछेगा वैज्ञानिक नाम, ठीक है। इसको बोलते हैं नीलम्बो न्यूसीफेरा, नीलम्बो, नीलम्बो न्यूसीफेरा, न्यूसीफेरा, ठीक है। नीलम्बो न्यूसीफेरा जो है कमल का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। आगे देखिए कमल जो है भारत के 2 राज्यों का राजकीय जो है पुष्प भी है। वो राज्य कभी भी आपसे पूछ सकता है कि भारत के अलावा जो है किस राज्य का जो है राजकीय पुष्प जो है कमल है। 2 राज्य है, कर्नाटक, कर्नाटक एंड हरियाणा, हरियाणा, कर्नाटक और हरियाणा। कर्नाटक और हरियाणा राज्य का जो है राजकीय पुष्प भी क्या है, कमल है, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए आगे कि अब बच गया है वृक्ष, वृक्ष देख लेते हैं। इसके पश्चात पुष्प हो गया, वृक्ष देख लेते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए राष्ट्रीय ट्री यानी वृक्ष, पेड़, नेशनल ट्री, नेशनल ट्री। देखिए राष्ट्रीय वृक्ष जो है ना वो है बनियान ट्री, इसको बोलते हैं बनियान ट्री, बनियान, इसी को बोलते हैं बरगद, बरगद, ठीक है। बनियान ट्री बोल सकते हैं या बरगद बोल सकते हैं, ठीक है। बरगद में शायद छोटा वाला रॉ होता है, बरगद जो भी है देख लीजिए आप, बरगद, बनियान ट्री इसको बोलते हैं या बरगद बोलते हैं, ठीक। तो बरगद को जो है 1950 में, डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1950 में, 1950 में जो है राष्ट्रीय पशु इसको सॉरी राष्ट्रीय वृक्ष जो है इसको घोषित किया गया था 1950 में। अब क्वेश्चन एक और बनता है इससे कि राष्ट्रीय पशु सॉरी राष्ट्रीय वृक्ष तो घोषित किया गया था, लेकिन जो है इसका वैज्ञानिक नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो फाइकस, देखिए वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस, बेंगालेंसिस,
लेंसिस, ठीक है। फाइकस बेंगालेंसिस, बनियान ट्री जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और इसका जो है वैज्ञानिक नाम हो गया बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल सभी को पता होगा कि मैंगो जो है हमारा यानी फलों का राजा आम भारत का राष्ट्रीय फल हो गया। राष्ट्रीय मिठाई भी आपको पता होगा, जलेबी, जलेबी हो गया राष्ट्रीय मिठाई। आगे देखते हैं राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्रूट राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल हो गया आम, इसका वैज्ञानिक नाम भी देख लीजिएगा मैंगीफेरा इंडिका, क्या हो गया आम, वैज्ञानिक नाम क्या हो गया मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो ये सब महत्वपूर्ण था। अब हम देखते हैं नदी के बारे में कि भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है। देखिए नदी, नेशनल रिवर, नेशनल रिवर राष्ट्रीय नदी, तो राष्ट्रीय नदी क्या है तो गंगा भारत का राष्ट्रीय नदी और पवित्र नदी है, राष्ट्रीय भी है और पवित्र है। पवित्र नदी, पूरी दुनिया की सबसे पवित्र नदी है गंगा है, पवित्र, ठीक है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ज्योग्राफी में इसको बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री से होता है, ठीक है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। फाइनली जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है बांग्लादेश होते हुए, इसको हम डिटेल्स पढ़ेंगे। तो गंगा हो गया, गंगा पूरी दुनिया की सबसे पवित्र नदी है और भारत का तो है ही, ठीक है। तो इसी को हम लोग मानते हैं राष्ट्रीय नदी। 2008 में जो है संसद ने इसको राष्ट्रीय नदी की दर्जा दे दिया, 2008 में। 2008 में आप सभी को पता होगा कि गंगा नदी में एक ऐसा मछली जैसा जानवर पाया जाता है, ठीक है। मछली जैसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखने में मछली है लेकिन उसको मत्स्य वर्ग में हम लोग रखते नहीं है, मेमल्स में रखते हैं, यानी हम लोग भी मेमल्स में आते हैं। तो व्हेल इसको बोलते हैं क्या कि गंगा डॉल्फिन, व्हेल नहीं गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है वह भारत का जलीय जीव है। भारत का जलीय जीव क्या है गंगा डॉल्फिन, गंगा में पाया जाता है। तो डॉल्फिन जो है मेमल्स वर्ग में रखते हैं, उसको मछली में नहीं रखते हैं। और देखने में लगता है कि मछली है लेकिन उसको मछली में नहीं रखते। क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि गंगा डॉल्फिन को जो है मत्स्य वर्ग में रखते हैं या मेमल्स में रखते हैं, तो इसको मेमल्स में रखते हैं। इसको जो है राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव घोषित किया गया। कब घोषित किया गया तो 2009 में, ठीक है। देखिए 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी, उसके बाद 2009 में गंगा डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। और इसमें कभी कभी डेट पूछ लिया जाता है कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो 5 अक्टूबर को आप लोग याद रखिएगा डॉल्फिन दिवस, 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। क्यों डॉल्फिन दिवस, क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को जो है गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम देखे हैं, ठीक है, कि 5 अक्टूबर को जो है गंगा डॉल्फिन दिवस या राष्ट्रीय जो है जलीय जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग को बच गया है मुद्रा। मुद्रा देख लेते हैं, क्योंकि भारत का जो है अपना चिन्ह आ गया है, मुद्रा का जो चिन्ह है, जैसे आप लोग ये देखे होंगे, ये चिन्ह, ये भारतीय मुद्रा का चिन्ह है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दे दीजिए, राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह, यानी भारत का जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसका चिन्ह क्या है। देखिए राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह, ठीक है। भारतीय जो मुद्रा है उसका चिन्ह क्या है, आप सभी को पता है भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है, तो रुपया का चिन्ह हो गया, ठीक है। तो चिन्ह जो है भारत का जो मुद्रा है चिन्ह 2010 में आया था, ठीक है। तो ये चिन्ह क्या है, तो ये है चिन्ह। ये चिन्ह में 2 अक्षर है, एक रोमन का आर हो गया और देवनागरी लिपि का, देवनागरी लिपि जो हम लोग का हिंदी का उसका रो है। दोनों के मिलने से जो है इसका निर्माण हुआ है। इसको निर्माण जो किया था एक छात्र था, आईआईटी बॉम्बे का छात्र था, उदय कुमार नाम था, ठीक है। किसने बनाया था, ये बनाया किसने था, बनाया था उदय कुमार, उदय कुमार। कब बनाया था 2010 में, 2010 में इसको बनाया गया था।
ठीक है, उदय कुमार। और ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो आर, रोमन का आर और ये रॉ, ठीक है, आर और रॉ से मिलकर बना है। देवनागरी लिपि का रॉ और रोमन लिपि का आर, ये दोनों के मिलने से ये बना है। तो भारत जो है अपनी मुद्रा का अलग से चिन्ह रखने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है, यानी 5वां देश या 5वां मुद्रा बन गया है जिसके पास खुद का, देश नहीं कह सकते क्योंकि यूरो डॉलर पाउंड जो है कि वो एक देश का है नहीं, मुद्रा हम कह सकते हैं कि भारत जो है अपनी मुद्रा का जो है चिन्ह रखने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है या 5वां मुद्रा बन गया है जिसके पास खुद का जो है अपना चिन्ह है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि इससे पीछे 4 कौन था, तो ये था डॉलर, डॉलर, ठीक है। आप लोग डॉलर का सिंबल देखेंगे, एस लिख के ऐसे काट दीजिएगा, डॉलर बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं पाउंड, डॉलर, पाउंड, यूरो, यूरो, और एक है एन, जापान का एन, ठीक है। ये 4 हो गया, डॉलर, यूरो, पाउंड और एन, ठीक है। आप देखिए ये यूरो का देख लेते हैं, पाउंड का देख लेते हैं, एन का देख लेते हैं सिंबल कैसे होता है। एन का सबसे आसान है, ये वाई और यहाँ पर 2 बार काट दीजिए, वाई देकर 2 बार काट दीजिए, ये एन हो गया। एन किसका मुद्रा है, तो जापान का, जापान का, जापान की मुद्रा क्या है, एन हो गया। यूरो, यूरो जो होता है ना ये ऐसे होता है, इसको बोलते हैं इप्सिलॉन, क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन बोलते हैं इसको, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, फिजिक्स में पढ़िएगा। इप्सिलॉन जो है, इप्सिलॉन सिंबल जो है यूरोप। अब क्या हुआ, इप्सिलॉन के ऊपर जो है एक और चिन्ह लगा दिया, एक और चिन्ह लगा दिया, ये चिन्ह है ऊपर वाला जो चिन्ह लगाया इससे बन गया ई, ई, जैसे हम ई लिखते हैं ना इसे ई, तो ई क्या दर्शाया, ई से हो गया यूरोप। देखिए यूरो मुद्रा, यूरोपीय, यानी यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो क्या है, यूरो है, ठीक है। उसके अलावा जो है यूरोप हो गया। अब जो है ये समांतर रेखा क्या दर्शाता है, तो इसमें समांतर रेखा जो दिया है ये दर्शाता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है कि जो समांतर रेखा आप लोग देखे होंगे, समांतर रेखा होती है आपस में कभी कटती नहीं है, एकदम अनंत तक जाती है, ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी दिखाता है। अब देखते हैं कि पाउंड, पाउंड जो है ना, पाउंड जो है एक देश की मुद्रा नहीं है, बहुत सारी देश की मुद्रा है, ठीक है। और पाउंड जो है ये यूरोप की बहुत सारी कंट्री की मुद्रा है पाउंड। तो पाउंड के बारे में हम लोग देखते हैं, तो पाउंड जो है थोड़ा सा ई जैसा ई भी दिखता है, थोड़ा सा हल्का ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पर कटा हुआ रहता, शायद ऐसे बनता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, गूगल में सर्च करके आप लोग देख सकते हैं इस सभी का सिंबल क्या है, ठीक है। तो ये हो गया डॉलर, ये हो गया पाउंड, ये हो गया यूरो, ये हो गया एन, ये सब जो है मुद्रा है और अपना चिन्ह भी है। तो चौथा ये हो गया और 5वां ये हो गया। तो भारत के मुद्रा से पहले जो है 4 अन्य मुद्रा का जो है अपना खुद का चिन्ह है, वो कौन कौन है, एन, यूरो, पाउंड, डॉलर। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो भारत का जो अपना खुद का मुद्रा का जो चिन्ह है वो कब जारी किया गया था, तो 2010 में यह जारी किया गया था, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखें कि भारत का भी जो भी महत्वपूर्ण सिम्बल्स, जो भी के ऊपर में हेडिंग लिखे हैं नेशनल सिंबल्स, जो राष्ट्रीय सिंबल्स है उसके बारे में हम लोग देखें। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत की जो प्रस्तावना है उसके बारे में देखेंगे, प्रस्तावना की विशेषता देख लेंगे, और प्रस्तावना भारत का अंग है या नहीं उस पर जो विवाद चला है उस विवाद को हम लोग देख लेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि आगे फिर भाग देखेंगे, फिर अनुसूची देखेंगे, फिर वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट होगी, तब आपको और अच्छा लगने लगेगा। जब भाग 1 स्टार्ट करेंगे हम लोग उसके बारे में हम लोग देखेंगे, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो देखिए और इसको नोट्स बनाने की कोशिश करिए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, हम पहले वीडियो में हम बोले थे, क्योंकि अपनी बीवी और पराई बीवी में यही अंतर होता है, अपनी बीवी हमेशा काम आती है, ठीक है। इसलिए जो है अपना नोट्स खुद का रहेगा ना, अपना नोट्स वो जो है आप कहीं एग्जाम हॉल में रहिए चाहे कहीं रहिए, वो दिमाग में घूमते रहेगा कि आप क्या चीज़ को कहाँ पर लिखे हैं, वो आपके दिमाग में ये शो करेगा। इसलिए बार बार कहते हैं आप लोग खुद का नोट्स बनाइए, ठीक है। किताब उताब बहुत पढ़ लीजिएगा लेकिन वो याद उतना नहीं रहेगा, लेकिन नोट्स खुद से बनाइएगा, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाइए ताकि आपके साथ जो है महिलाएं सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके, ठीक है। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।